25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हर साल +2 के बाद बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स का एग्ज़ाम देते हैं। 1.5 लाख स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे कॉलेजेस में सीट मिल जाती है, लेकिन 23.5 लाख स्टूडेंट्स का क्या होता है? अगर स्टूडेंट्स वेल टू डू फैमिली से हैं तो हो सकता है अब्रॉड जाके मेडिकल कर लें, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पेड सीट में चले जाएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कुछ आइडिया नहीं होता है अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। बहुत मेहनत करी थी, जो कुछ बताया गया था हर चीज को फॉलो किया गया, स्टिल दे कुड नॉट मेक इट। ठीक है, 2-3 लाख ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत की होती है। एक 18 साल के बच्चे को हार्डवर्क की डेफिनेशन चेंज होती नजर आती है। उसको लगता है कि अब मेरा क्या होगा। पेरेंट्स की नज़रों में, सोसाइटी की नज़रों में, रिलेटिव्स की नज़रों में और अपनी खुद की नज़रों में उसको बहुत अजीब सा नजर आता है। कहाँ गलती है, गड़बड़ कहाँ पर है? ठीक है, एक बात तो यह है कि बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स होते हैं और सीट्स बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। 18-19 साल की उम्र का जो यूथ है, अगर उसको सही डायरेक्शन में नहीं भेजा जाएगा तो चांसेस हैं वो गलत प्रोफेशन में चला जाए। और अगर एक इंसान ठीक प्रोफेशन में नहीं होता है तो उसकी फैमिली लाइफ भी बहुत सफ़र करती है। या आपने देखा होगा कि जो लोग अपने काम के मज़े नहीं लेते हैं वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल रहते हैं, उनकी हैप्पीनेस जो है कहीं ना कहीं अटक जाती है। किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस डिपेंड करती है कि वहाँ की यूथ एनर्जी कैसी है। अब थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझते हैं। एक बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, लेकिन बास्केटबॉल या किसी भी गेम में जो है वो सिर्फ साइड में बैठ करके सोचता रहता है कि मैं भी छक्का मारूंगा, मैं भी डंक करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन उसे होता नहीं है। और जो बच्चा बास्केटबॉल में या क्रिकेट में अच्छा होता है उसको कई बार मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि एक स्टूडेंट गेम्स में भी अच्छा है और मैथमेटिक्स में भी अच्छा है। 3 किस्म की इंटेलिजेंस होती है, लॉजिकल, एनालिटिकल, क्रिएटिव। जो लोग लॉजिकल होते हैं वो साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं, जो एनालिटिकल होते हैं वो कॉमर्स में, मैथमेटिक्स में, फॉल्ट फाइंडिंग में बहुत अच्छा करते हैं, और जो क्रिएटिव होते हैं वो अपना इमेजिनेशन इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए लॉजिकल होना, एनालिटिकल होना बहुत मुश्किल होता है। क्रिएटिव लोग अगर साइंस में चले भी जाते हैं तो उनको नॉर्मल पढ़ाई करने में तो बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन अगर वो किसी तरीके से इंजीनियरिंग या मेडिसिन कर लेते हैं तो वो एज ए साइंटिस्ट बहुत अच्छे रहेंगे। अब ये बातें कई बार पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं, ना ही बच्चे समझ पाते हैं। माँ बाप को लगता है मेरा बेटा कंप्यूटर में हमेशा बिजी रहता है, बहुत सारी वीडियो गेम्स खेलता है, तो मे भी शायद कंप्यूटर साइंस इसके लिए बहुत सही रहेगी। कई पेरेंट्स को लगता है कि ऑटोमोबाइल्स, कारों के बारे में बहुत बातचीत करता है, तो मे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इसके लिए सूट करेगी। ये हो सकता है उसका इंटरेस्ट हो। कंप्यूटर गेम खेलना और कंप्यूटर साइंस का कोर्स करने में रात दिन का अंतर है। ऑटोमोबाइल में हो सकता है उसको डिजाइनिंग अच्छी लगती होगी, लेकिन बोनट के अंदर कैसे गाड़ी काम करती है शायद उसमें उसका मन ना लग पाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजों को ध्यान में रख करके जब हम अपने बच्चों के करियर के बारे में डिसीजन लेते हैं तो इनवेरेबली बहुत सारा पैसा तो जरूर खर्च करते हैं हम लोग। कई लोग कोटा भेजते हैं, कई लोग कुछ और कोचिंग का सिस्टम करते हैं, लेकिन किसी को भी ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि माई सन विल मेक इट और माई डॉटर विल मेक इट। क्या किया जाए? कुछ तो रास्ता निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो शेयर वेस्टेज ऑफ मनी और घर में एक काइंड ऑफ अ कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है। सो व्हाट इज द राइट वे ऑफ मेकिंग अ वेल इन्फॉर्म्ड करियर चॉइस, ताकि जिंदगी भर हम वो काम करें
जो हमें करना अच्छा लगता है और हमें करने का आनंद आता है। लेट्स स्टार्ट। हाउ टू मेक द राइट करियर चॉइस। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी जो है एग्जिस्टिंग वे ऑफ करियर सिलेक्शन क्या होता है। आजकल के बच्चे जो है किस तरीके से अपने करियर का डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले होता है इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स। कई माँ बाप ने बच्चे के जन्म से ही ये सोच लिया होता है कि हम अपनी डॉटर को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। नॉट ऑल ऑफ देम बट सम ऑफ देम। सेकंड होता है कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और वो सेफ साइड पे चलते हैं। थर्ड है लिविंग डिसीजन ऑन चिल्ड्रन। मतलब हम तुम्हें पैसा दे देंगे, इमोशनल सपोर्ट दे देंगे और तुम्हें क्या चाहिए हम दे देंगे, डिसीजन तुम्हारा है। समझने की कोशिश करिए, आजकल के बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट है डिसीजन लेना कि फ्रेंड के बर्थडे में मैं क्या गिफ्ट लेकर के जाऊं। हाउ कैन ही टेक अ डिसीजन अबाउट हिज करियर। सो कभी भी अपने बच्चों के ऊपर इस बात को मत छोड़िए कि किस करियर में जाना है। करियर का डिसीजन हमेशा पेरेंट्स, बच्चे और किसी ना किसी काउंसलर को या किसी ना किसी ऐसे जानकार इंसान को बीच में मिला करके एक टीम बना करके लेना चाहिए। सेकंड आता है पीयर प्रेशर। बहुत सारे लोग होते हैं, मैंने इनवेरिएबली देखा है, जो ये इनफैचुएशन के केसेस होते हैं। बॉयफ्रेंड इज गोइंग टू कोटा एंड ही इज टेकिंग नॉन मेडिकल्स, तो मुझे लगता है 2 साल हम इकट्ठे रहेंगे तो आई थिंक आई शुड ऑल्सो गो। तो पीयर प्रेशर के अंडर आकर के भी कई बार बच्चे अपने करियर का डिसीजन लेते हैं। रोल मॉडल, मे बी उनके घर के बगल में कोई आर्मी ऑफिसर रहता है या कोई डॉक्टर रहता है या कोई भी ऐसा इंसान रहता है जिसके कारण जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस हो गए हैं। विदाउट अंडरस्टैंडिंग टू बी ए डॉक्टर, टू बी एन आर्मी ऑफिसर और टू बी अ पर्टिकुलर प्रोफेशनल बहुत मेहनत करनी पड़ती है और किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, उनको बिना ध्यान में रखे बच्चा इन्फ्लुएंस होकर के ये डिसीजन ले सकता है कि ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू बी इन माय लाइफ। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। मीडिया में जल्दी क्या होता है, पॉलिटिशियंस, टेररिस्ट, फिल्म एक्टर्स, ग्लैमर वर्ल्ड के लोग और बिजनेस टाइकून। बहुत कम ऐसी कैटेगरीज हैं जो हमेशा मीडिया में बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। तो बच्चे इनसे भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि यस दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। जब भी वो किसी करियर में जाते हैं तो उनका ये कहना होता है कि ओके सबसे ज़्यादा सैलरी किस करियर में होती है, मुझे उसमें जाना है, विदाउट रियलाइजिंग वेदर यू आर सूटेबल फॉर दैट और नॉट। एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये हमारे देश में एक मेन क्राइटेरिया है। बहुत अच्छे नंबर आ गए साइंस सब्जेक्ट्स, अच्छे नंबर नहीं आए तो मे बी कॉमर्स, नहीं आर्ट्स तो चांसेस ही नहीं है, कॉमर्स ठीक रहेगा। अब अगर इन्हीं बातों के बेस पे आप करियर का डिसीजन लेते हैं तो चांसेस हैं कि आप बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं या अपने बच्चे को धकेल रहे हैं। एक इंसान जो कल को चल करके बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है या बिजनेस टाइकून बन सकता है और उसको अगर गलत स्ट्रीम में डाल दिया जाएगा तो ये एक कंप्लीट वेस्ट ऑफ बडिंग पोटेंशियल होगा। कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत कम सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि बच्चे का एप्टीट्यूड नहीं होता है और 10+2 आते आते उसका जो इंथुजियाज्म होता है साइंस करने का वो ख़त्म हो जाता है। +1 के बाद में उसको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से पेरेंट्स को ये बताऊं कि मैं साइंस पढ़ना नहीं चाहता हूं। और जिन घरों में पेरेंट्स और बच्चे बहुत अच्छे से आपस में कनेक्ट रहते हैं वहाँ बच्चा बोल पाता है कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट को आगे नहीं चलाना है, तो अब समझ नहीं आता कि क्या करें। सोशल रेपुटेशन भी बीच में आती है कि बच्चा साइंस पढ़ते पढ़ते आर्ट्स में चला गया। इस चक्कर में कई लोग अपने बच्चों को अब्रॉड भेज देते हैं पढ़ने के लिए और बहुत एक डायकॉटमिक सिचुएशन आ जाती है कि अब क्या करें। लेकिन यही डिसीजन अगर 10th क्लास के आसपास आपने बहुत अच्छे से रिसर्च करके लिया होता तो शायद ये इस सिचुएशन में आप नहीं आते। मैक्सिमम बच्चों को मैंने +2 के बाद में स्ट्रीम चेंज करते हुए देखा है। +2 तक साइंस सब्जेक्ट्स और उसके बाद में कोई और सब्जेक्ट्स। और ज़बरदस्ती अगर आप इंजीनियरिंग कर गए या आप मेडिकल लाइन में चले गए, ज़बरदस्ती अगर आप चले गए तो चांसेस है कि आप बहुत ज़्यादा जॉब हॉपिंग या फ्रस्ट्रेटेड काइंड ऑफ अ लाइफ लीड करेंगे। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं है तो चांसेस हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब करना क्या है? हाउ डू वी टेक अ डिसीजन कि ओके मुझे इस लाइन में जाना है? हाउ डू वी नो व्हाट इज सूटेबल फॉर मी?
लेट्स सी। सबसे पहले हमें बच्चे के प्रोफाइल का पता होना चाहिए। प्रोफाइल में 4 चीजें आती हैं: एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। एप्टीट्यूड इज समथिंग लाइक योर सेकंड नेचर। ऐसा काम जिसको करने से आपको बिल्कुल थकावट नहीं होती है, आप जितना मर्जी उसको करते रहो। अब टीनेज में प्रॉब्लम क्या होती है कि कंप्यूटर गेम खेलते हुए एवरी 5 मिनट्स में उस पर कैप्शन आता है कि वेल डन, यू क्रॉस दिस स्टेज, मूव टू द नेक्स्ट वन। तो एक एप्रिसिएशन मिलती है। बच्चे को ना पढ़ाई में एप्रिसिएशन मिल रही होती है, ना किसी और चीज़ में एप्रिसिएशन मिल रही होती है, तो उसको कंप्यूटर गेम खेलते हुए एप्रिसिएशन मिलती है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा कंप्यूटर गेम खेलता है और आपको लगता है कि शायद वो कंप्यूटर साइंस के लिए बना है। ऐसा नहीं होता है। एप्टीट्यूड मीन्स सेकेंड नेचर। वेरी इजीली आप किसी भी चीज़ को अगर पिकअप कर लेते हो एक पर्टिकुलर फील्ड में, दैट इज योर एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट देना होता है। उसके बाद में इंटरेस्ट। मे बी आप 10 चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एप्टीट्यूड को अगर लेमन लैंग्वेज में बोलेंगे, मे बी मैग्नीट्यूड इन ईच इंटरेस्ट लाइन, ताकि आपको यह पता लग जाए कि इस इंटरेस्ट लाइन में सबसे ज़्यादा जो है इस पर्टिकुलर लाइन में इस बच्चे का एप्टीट्यूड है, एंड ही विल डू मच बेटर एंड ही विल एंजॉय हिज लाइफ। इंटेलिजेंस लेवल। अब ठीक है, बच्चे का साइंटिफिक एप्टीट्यूड है, इंटेलिजेंस लेवल अच्छा नहीं है, तो मे बी इज मेंट फॉर डिप्लोमा कोर्सेज, मे नॉट बी फॉर डिग्री कोर्सेज। पर्सनैलिटी। टू बी ए टीचर, टू बी ए प्रोफेसर, टू बी ए साइंटिस्ट, टू बी ए डॉक्टर, टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नीड ए पर्टिकुलर पर्सनैलिटी traits. And if you do not go into details of your personality traits, chances are that you will become very, very uncomfortable. So these 4 things, aptitude, interest, intelligence and personality, are the basic factor which you need to consider before you take a decision. Now how exactly ये होता क्या है, किस तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं और फिर कैसे ये पता लगता है कि इस बच्चे को इस लाइन में जाना चाहिए। ये तकरीबन 2 दिन का एक प्रोग्राम होता है जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बच्चों का एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसके बाद में बच्चे को एक राइटअप देना होता है जिसमें बच्चा अपने बारे में कुछ बातें बताता है। इसमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। उसके बाद में रिपोर्ट बनती है, एंड थर्ड स्टेप इज काउंसलिंग, जिसमें 1.5 से 2 घंटे अगेन लगते हैं, जिसमें बच्चों को और पेरेंट्स को ये बताया जाता है। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट आजकल ऑनलाइन घर से होते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कोई एकेडमिक्स के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, तो कोई भी तैयारी करने की जरूरत नहीं है आपको। एक राइटअप आपको देना पड़ता है जिसमें आप अपनी अचीवमेंट्स, अभी तक जो भी आपने अच्छा किया, जो भी आपके मन में फियर्स हैं, फेलियर्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, जो भी आपका एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स स्टडी, वो थोड़ा सा आपको अपने बारे में लिख के देना होता है। सेकेंड स्टेप होती है रिपोर्ट मेकिंग। अब रिपोर्ट मेकिंग में क्या होता है, 10th क्लास का अगर बच्चा है तो उसको ये बताया जाता है कि +1 में आपके लिए कौन से सब्जेक्ट सूटेबल रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपका इंटेलिजेंस, आपका इंटरेस्ट और आपका एप्टीट्यूड क्या है, और +2 के बाद में कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए सूटेबल हैं। व्हाट ऑल करियर कम्स इनटू योर कैनवस, और उस लिस्ट ऑफ करियर्स में से कौन सा जो है टेकिंग इनटू कंसिडरेशन योर फिजिकल, योर इकोनॉमिकल, योर सोशल स्टेटस, व्हाट लाइन यू शुड गेट इनटू। और फिर +2 के बाद में डिफरेंट लाइंस निकलती हैं और टिल ग्रेजुएशन तक उसका करियर पाथ बनाया जाता है। उसके बाद में कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स की आपको तैयारी करनी है, एंड बेस्ड अपॉन योर पर्सनैलिटी व्हाट काइंड ऑफ अ स्टडी टेक्निक विल बी मोर सूटेबल फॉर यू। और स्टेप 3 में जो है काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में इंडिविजुअल काउंसलिंग भी होती है और जॉइंट काउंसलिंग भी होती है। अब जो भी करियर ऑप्शन आपको बताया जाता है उसमें बेसिकली 2-3 बातों को ध्यान में रखा जाता है। 4 जो फैक्टर मैंने पहले बताए थे उनको तो रखा ही जाता है। ये भी देखा जाता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अब मान लो आपने सोचा कि मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना चाहता हूँ, अब 10th क्लास का बच्चा है तो उसको तकरीबन 6 to 7 ईयर्स लगेंगे जब तक वो एक प्रोफेशनल बन के काम करना शुरू करेगा। तो 7 ईयर्स के बाद में उस स्ट्रीम की, उस लाइन की क्या वैल्यू होगी मार्केट, ये थोड़ा सा एंटिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक ऐसी पढ़ाई करके बैठ जाए आगे चल करके जो शायद आपको फाइनेंशियली जो है आपकी नीड्स को उसकी देखभाल ना कर सके। उसके बाद में पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो पैसे खर्च करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, तो उनकी भी कुछ आपके लिए एस्पिरेशंस होती हैं। तो जो भी करियर ऑप्शंस है वो थोड़ा उसके साथ भी मैच करना चाहिए। जब भी बच्चों के करियर ऑप्शंस के बारे में आप सोचें तो 2 स्टेप का प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखें। एक स्टेप ये होता है कि कई ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं,
लॉयर्स हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको मतलब नहीं होता कि मेरा बेटा किस लाइन में अच्छा है, क्या करना चाहता है। उनको लगता है कि हमारा जो पुश्तैनी पेशा है बस इसी में मेरा बेटा जाए। ये एक सिक्योर्ड वे होता है, इसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक होता है कि हमें पता नहीं है कि बच्चा किस लाइन में अच्छा हो सकता है और हम क्या स्टेप लें उसके लिए, और हम गलती नहीं करना चाहते हैं, तो बेस्ट है कि उसके लिए आप ये पूरी एक्सरसाइज करवाएं, जिसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और डिटेल रिपोर्ट मेकिंग और काउंसलिंग होती है। एक बात को हमेशा ध्यान रखें, पेनी वाइज पाउंड फुलिश ना बने। मतलब लाखों रुपए कोचिंग पे खर्च करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम थोड़े से पैसे काउंसलिंग में खर्च नहीं करेंगे। ये ऐसा हो गया कि हम मकान बनाने को तैयार हैं लेकिन नक्शा नहीं बनाएंगे और बाद में फिर जिंदगी भर अनकंफर्टेबल रहेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इफ़ यू टेक अ डिसीजन एज ऑफ नाउ और ज़िंदगी भर आप लोगों को ये जस्टिफाई करते रहें कि नहीं, आई एम मेड फॉर दिस। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, इट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके डिटेल्स देख सकते हैं। एंड मेक श्योर ये एक ब्रिज है, बच्चे का अपने फ्यूचर के साथ एक ब्रिज है जो 10th क्लास के बाद शुरू होता है। जितना रिसर्च कर सकते हैं, अगर आप कहीं पैसे खर्च करके काउंसलिंग में जाना भी नहीं चाहते हैं तो भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इंटरनेट पे जाइए, बहुत सारी साइट्स पे आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एप्टीट्यूड टेस्ट मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट दीजिए, उसकी रिपोर्ट देखिए, कुछ ना कुछ आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं तो लुक फॉर ए काउंसलर। ज़्यादा अच्छे काउंसलर के चक्कर में मत रहिए, जस्ट पिकअप एनी काउंसलर। एटलीस्ट वो आपको जनरल आइडिया तो दे ही देंगे कि ओके दिस इज व्हाट लाइन इज सूटेबल फॉर योर सन। हाँ, थोड़ा सा आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि काउंसलर के पास में कुछ ठीक ठाक एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो आपके बच्चे को किसी गलत दिशा की तरफ गाइड कर दे। ऑल द बेस्ट।